गरीब माँ की 3 बेटियों का ड्राई फ्रूट लहंगा। सुनिए जी, अगले महीने हमारी बच्चियों की शादी है। रिश्ता अच्छा है। मैं नहीं चाहती हूँ कि हम लड़के वालों को इतनी छोटी सी मांग पर भी शिकायत का मौका दें। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ कल्याणी, लेकिन तुम्हारी हैसियत तो उनकी छोटी सी मांग को पूरा करने की भी नहीं है। तुम ही बताओ, अच्छा दुल्हनों वाला लहंगा कम से कम 10,000 रुपए का आएगा और हमें एक नहीं 3-3 लहंगों का जुगाड़ करना है। या तो मैं लहंगों का ही इंतजाम कर पाऊंगा या फिर बारात के खाने का। आप सही कह रहे हो, बारातियों को भूखे पेट भी नहीं भेज सकते हैं और बेटियों के लहंगे भी खरीदने हैं। हे दुर्गा माँ, अब तू ही कोई रास्ता दिखा। दुर्गा माँ क्या रास्ता दिखाएंगी? कभी दिखाया है इन्होंने जो इस बार दिखाएंगी? हमारी बच्ची इन्हीं गरीबी की हालातों में पलते हुए इतनी बड़ी हो गई कि इनकी डोली उठने का समय आ गया, लेकिन कभी भी इन दुर्गा माँ को हमारे हालात पर रहम नहीं आया। ऐसे मत बोलिए, हमें ये 2 वक्त की रोटी भी दुर्गा माँ की कृपा से ही नसीब हो रही है। मेरा यकीन मेरी माता के ऊपर पक्का है। देखिएगा, वो हमारी बेटियों की शादी बहुत अच्छे से करवा देंगी। लेकिन उसके लिए भी मेहनत हमें ही करनी होगी। ऐसे बोलता हुआ अरविंद बाहर जाने लगा। अब आप कहाँ जा रहे हो? काम करने। अब बेटियों की शादी करने के लिए मुझे रोजाना दिन रात काम करना होगा। सुनिए जी, अब आपके शरीर में भी ज्यादा ताकत नहीं है। आप इतना लोड मत लिया कीजिए। अरे मैं बिल्कुल सही हूँ और बस कुछ दिनों की ही तो बात है। अरविंद ऐसे बोलता हुआ काम पर चला गया। वो बोझ उठाने का काम यानी कि मजदूरी किया करता था, लेकिन अब उसकी उम्र इतनी हो गई थी कि वो काम करना उसके बस की नहीं थी। ऊपर से अब सर्दियों का मौसम था। बड़ी ठंडी हवा चल रही है। बेचारा गरीब बाप अपनी बेटियों की खुशियों के लिए इतनी मेहनत कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ माँ, बाबा कहाँ पर हैं? अभी काम पर ही हैं। अभी काम से नहीं लौटे? तुम ही देख लो, लौट कर भी वापस चले गए हैं। माँ, हमारी शादी आप दोनों के सर पर एक बोझ बन गई है ना? तू पागल है, कैसी बातें कर रही है? ये हम पर कोई बोझ नहीं बल्कि हमारा फर्ज है। तुम बेकार की बातें मत सोचो और बस अपनी ससुराल जाने के ख्वाब देखो। घर में गरीब माँ बेटी बैठी हुई बातें कर रही थी और ठंडी हवा में उनका बाप अपनी ताकत से ज्यादा काम को अंजाम दे रहा था। ऐसे ही सिलसिला चलते चलते अब लगभग 1 हफ्ता होने को आया था और रोजाना ठंडी हवा में रातों को भी काम करने की वजह से अरविंद बीमार पड़ चुका था। हे भगवान, मेरे मना करने के बावजूद भी आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब क्या फायदा आपका ज्यादा काम करने का? आपके सारे फालतू कमाए हुए पैसे आपकी ही दवा में खर्च हो रहे हैं। मेरे ऊपर पैसे मत खर्चो, मैं ठीक हूँ। बेचारा अरविंद बिल्कुल बिस्तर पर आ चुका था, लेकिन अभी भी उसे अपने से ज्यादा अपनी बेटियों की शादी की चिंता थी। ऐसे ही अरविंद की तबीयत बिगड़ते हुए रात हो गई और अब तो उसे बहुत जोरों का बुखार भी हो रहा था। माँ, बाबा को दवाई भी दे दी है, लेकिन इनका बुखार तो हल्का होने के बजाय उल्टा बढ़ ही रहा है। हे मैया, कृपा करना। अरविंद जी, अरविंद जी, अरविंद जी। कल्याणी ने माँ से प्रार्थना करके अरविंद को आवाजें लगाना शुरू किया, लेकिन अरविंद की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। बाबा, बाबा, कुछ तो बोलिए बाबा। अरविंद अब कहाँ कुछ बोलने वाला था। वो बेचारा तो बस चिंताओं में ही उलझकर दुनिया को अलविदा बोल चुका था। अपनी अनुष्का ये बोल क्यों नहीं रही है? अवनी, कुछ तो बता मुझे अवनी। आंखें खोलो अरविंद जी, अभी तो आपको आपकी बेटियों की डोली उठते हुए देखनी है। आंखें खोलो। कल्याणी और उसकी बेटियां उस रात बहुत ज्यादा रोईं। बेचारी कल्याणी ने दिल पर पत्थर रखकर अपने पति का अंतिम संस्कार कर दिया। अब अपनी बेटियों की शादी वगैरह की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ कल्याणी के ही कंधों पर थी। अरे माँ, इतनी सुबह सुबह आप कहाँ जा रही हो? कोई काम देखने। बिना काम के जिंदगी का गुजारा करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं शाम तक घर लौट आऊंगी, तुम तीनों अपना ख्याल रखना।
ऐसे बोलकर कल्याणी अपनी राह निकल गई। उसने घर घर जाकर काम मांगा, लेकिन उसकी उम्र को देखते हुए किसी ने भी उसे काम नहीं दिया। अम्मा जी, एक काम वाली की मुझे जरूरत तो है, लेकिन मुझे कोई फुर्तीला जवान इंसान चाहिए जो मेरे कामों को फुर्ती से करे। आप जाइए और आराम कीजिए। बेचारी कल्याणी को हर जगह से लोग ठुकरा रहे थे। अभी वो मारी मारी सी सड़कों पर ही घूम रही थी कि तभी उसे एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया, जिस पर उससे भी 2-3 साल बड़ी एक बूढ़ी अम्मा काम कर रही थी। यहाँ कोशिश करती हूँ। कल्याणी ने वहां जाकर काम के लिए बात की और उसे उन अम्मा जी ने काम पर रख भी लिया। अपने पेट की खातिर ही मैं ये काम करती हूँ, तुम मेरा साथ दोगी तो मेरी भी मदद हो जाएगी। शुक्रिया बहन, मुझे बताओ कि मुझे कहाँ से शुरुआत करनी है। तुम ये बर्तन साफ कर दो और फिर सब्जी के लिए प्याज काट देना। कल्याणी ने वैसा ही किया। उसने पहले बर्तन धोए और फिर प्याज काट दी। कल्याणी ने वहां उन अम्मा जी के और बाकी कामों में भी हाथ बटाया। अरे वाह, 2 लोगों के साथ से काम कितना आसान हो गया। तुम कल भी इसी समय आ जाना। जी। अब से कल्याणी रोजाना ही उस ढाबे में काम करने जाने लगी। उसकी बेटियों की शादी भी करीब थी, लेकिन अभी कल्याणी की तनख्वाह मिलने में समय था। मेरी बेटियों के लिए अच्छे लहंगों का इंतजाम मैं कहाँ से करूंगी? अगर मेरी तनख्वाह मिल भी गई तब भी मेरे पास इतने पैसे नहीं हो पाएंगे कि मैं अपनी बेटियों को अच्छे से लहंगों में विदा कर सकूं। एक काम करती हूँ, दीदी से कुछ पैसे उधार मांग कर देखती हूँ। कल्याणी उन अम्मा जी से पैसे मांगने के लिए गई। सुनिए दीदी। वो मैं। कल्याणी, अभी जरा बाद में बताना, पहले जाकर ढाबे के स्टोर में से चाट मसाला ले आ। स्टोर कहाँ है? वो वहाँ सीधे हाथ पर है। अम्मा की बात सुनकर कल्याणी स्टोर में चली गई और स्टोर में घुसते ही उसकी आंखें फट गईं। वहां पर बहुत बड़े बड़े कट्टों में काजू, बादाम, किशमिश और पिस्ता वगैरह भरे हुए थे। कल्याणी उन्हें देखकर बाहर आई और अम्मा से बोली, दीदी, ये इतनी सारी मेवा? अरे हाँ, ये बस ऐसे ही रखी हुई है। आप इसे इस्तेमाल क्यों नहीं करती हो? अरे कल्याणी, मेरे दांतों में अब इतनी जान नहीं है कि मैं इन्हें खा पाऊं, और मेरे ढाबे पर बस सब्जी वगैरह बिकती है, इसलिए ये मेवा अब मेरे काम की नहीं है। तू चाहे तो इसे ले जाना। अम्मा की बात सुनकर कल्याणी बहुत ज्यादा खुश हो गई और सारी मेवा को वो एक रिक्शा में लेकर चली गई। माँ, ये सब क्या है? मेवा है, दीदी ने दी है, तुम्हारी शादी के पकवानों में काम आ जाएगी। वो तो ठीक है, लेकिन माँ 3 दिन बाद हमारी शादी है, हमारे लहंगों का क्या? लहंगों का नाम सुनते ही कल्याणी को चिंता हो गई, लेकिन अवनी उनमें तेज दिमाग की थी। वो मेवा को देखकर बोली, माँ, कैसा रहेगा अगर हम इस मेवा से ही अपने लहंगे तैयार कर ले? इतनी सारी मेवा वैसे भी सिर्फ पकवानों में काम नहीं आएगी। मैंने अपनी सहेली के साथ इंटरनेट पर देखा था, आजकल लोग ऐसे अजीब गरीब कपड़े बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तेरे बोलने से मुझे भी कुछ कुछ समझ आ रहा है, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। माँ, अब आप सब कुछ हम पर छोड़ दो और लहंगों की तरफ से बेफिक्र हो जाओ। ऐसे बोलकर तीनों बहनों ने अपने लिए ड्राई फ्रूट्स का लहंगा बनाना शुरू कर दिया। पिस्तों को उन्होंने मोतियों की तरह इस्तेमाल किया और बाकी काजू, बादाम, किशमिश से उन्होंने पूरे लहंगों को भर दिया। वो लहंगे देखने से ही बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे थे। वाह, तुम तीनों ने तो मेरी चिंता ही खत्म कर दी। शादी के दिन तीनों बहनें उन्हीं लहंगों को पहनकर तैयार हुई। उनकी सास को भी उनके लहंगे बहुत पसंद आए और कल्याणी ने अपनी बेटियों को खुशी खुशी विदा किया। अंग्रेजन और गरीब बहू के ससुराल में पकवान। मेरी प्यारी बहू, रात को कैसी नींद आई? नए घर में सो भी पाई कि नहीं? बहुत ही अच्छी नींद आई माँ, गद्दा भी एकदम मुलायम था। आपको ही मुलायम लगा होगा, वो पत्थर जैसा टफ गद्दा। माँ जी, मेरी तो पूरी कमर ही दुख कर रह गई। मेरे अमेरिका में तो बिल्कुल ऐसे गद्दे मिलते हैं कि लेटते ही उन पर नींद आ जाए, लेकिन यहाँ तो मैं करवटें ही बदलती रही। अपनी विलायत से आई बहू की बात सुनकर आशा बस चुप ही रह गई। दरअसल आशा ने अभी कल ही अपने दोनों बेटों राम और वंश की शादी की थी। वंश अपने देश से बाहर ही पढ़ाई करता था, इसीलिए वो तो अपनी दुल्हन भी विलायती ही लेकर आया था, और आशा ने अपने दूसरे बेटे की शादी बस एक सीधी शरीफ गरीब से घर की लड़की से करवा दी थी। बहू, मैं वंश को बोलकर तेरे गद्दे बदलवा दूंगी।
अब ये सब बातें छोड़ो और आज तुम दोनों की ही पहली रसोई है, तुम्हें पता तो है ना? बिल्कुल माँ। तो क्या तुम दोनों तैयार हो? जी। लिली बहू, तू भी तो कुछ बोल। अब ये पहली रसोई क्या होता है? तुझे नहीं पता? ये शादी के बाद की एक रस्म होती है जिसमें नई बहू अपने ससुराल में पहले दिन अपने परिवार के लिए खाना बनाती है। अब तुझे कुछ समझ आया? यस, मैं समझ गई। बहुत अच्छे, तो अब तुम दोनों जाओ और काम पर लग जाओ। अपनी सास की बात सुनकर दोनों ही बहुएं अपनी पहली रसोई करने चली गई। नेहा को तो लिली से कोई भी परेशानी नहीं थी, लेकिन लिली बेवजह ही नेहा से जल रही थी। पता नहीं ये अजीब सी बैंगर सी लड़की क्या बनाएगी। जो भी हो, ये मुझसे अच्छा खाना नहीं बना पाएगी। कहाँ खो गई देवरानी जी? कुछ नहीं। आपने सोच लिया कि आपको क्या बनाना है? यस, मैं तो चॉकलेट केक बनाऊंगी। अच्छा है, मैं खीर बना लेती हूँ। दोनों बहू अपने काम में लग गईं। लिली केक बना रही थी तो वहीं नेहा बहुत ही स्वादिष्ट रबड़ीदार खीर। आज तो मैं कैरेमल खीर बनाऊंगी, जैसे मैंने एक बार YouTube से देखकर अपने मायके में बनाई थी। कुछ भी कर लो, आज सिर्फ सबसे ज्यादा अच्छा मेरा केक ही बनेगा। लिली बेवजह ही बेचारी नेहा से जल रही थी। वो दोनों रसोई में एक साथ काम तो कर रही थी, लेकिन लिली उससे खुश नहीं थी। देवरानी जी, मुझे चीनी देना। मैं क्यों दूं, खुद ले लो। मैं क्या तुम्हारी नौकर लग रही हूं? तुम्हारी परेशानी क्या है लिली? मैं तो तुमसे कितने प्यार से बात कर रही हूँ और तुम हो कि मुझसे ऐसी जली कटी बातें कर रही हो। और क्या मैं तुमसे बहुत अच्छे से बात करूं, भिखारिन लड़की? हद पार मत करो। मैंने अभी तमीज का दामन पकड़ा हुआ है, इसीलिए तुम बोल पा रही हो। मुझे इसे छोड़ने पर मजबूर मत करो लिली। डायलॉग तो काफी अच्छा था, लेकिन रियल लाइफ में ऐसे डायलॉग ओवर एक्टिंग लगते हैं। ज्यादा मुझ पर ध्यान मत दो, वरना तुम भी जल जाओगी और तुम्हारा केक भी, समझी? ओह नो, मेरा केक कहाँ था ना? जस्ट शट अप। यहाँ अंग्रेजी ना झाड़े, ये भारत है। नेहा ऐसे बोलती हुई बाहर से चीनी लेने आ गई। उसकी खीर से बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही थी। नेहा के बाहर जाते ही लिली को एक शरारत सूझी। मुझसे जुबान चलाना अब तुम्हें महंगा पड़ेगा जेठानी जी। ऐसे बोलकर लिली ने खीर में नमक का पूरा डब्बा पलट दिया। अब खिलाना सभी को जहर सी खीर। लिली ऐसा करके अभी हंसी रही थी कि तभी रसोई में उसकी नंद पूजा आ गई। भाभी, आप अकेले ही क्यों हंस रही हैं? कुछ नहीं, बस कुछ याद आ गया था। तुम यहाँ कब आई? बस अभी। वैसे तो मैं देखने आई थी कि मेरी दोनों भाभियां क्या बना रही हैं। मैं तो चॉकलेट केक बना रही हूँ। यम, जल्दी बनाइए, मुझसे तो अब सब्र ही नहीं हो रहा है। ऐसे बोलकर पूजा रसोई से बाहर आ गई। कुछ ही देर में दोनों बहुओं के पकवान तैयार हो गए। दोनों ही बहुओं ने अपने अपने पकवानों को जाकर टेबल पर सजा दिया और सभी घरवाले भी टेबल पर ही आ गए। लिली ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना चॉकलेट केक बनाया था, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ नेहा की खीर भी प्यालियों में बड़ी ही स्वादिष्ट लग रही थी। भाई वाह, कितने अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं मेरी बहुओं ने। माँ जी, अब क्या बस आप देखती ही रहोगी या फिर इसे खाओगी भी? हाँ बहू, जरूर खाऊंगी। आशा ने केक काटा और सभी को दिया। सभी को लिली का केक बहुत ही ज्यादा पसंद आया और अब बारी थी नेहा की खीर खाने की। लिली बहू, तूने साबित कर दिया कि तू एक बहुत ही अच्छी शेफ है। चल नेहा, अब अपनी खीर खिला। नेहा ने खीर की कटोरी सभी के आगे कर दी। अभी हमें नहीं, पहले अपनी देवरानी को इसका स्वाद चखा। मुझे क्यों माँ जी? बस मेरा मन है कि इस खीर को सबसे पहले तो चखे। मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। ये लो लिली, पहले से तुम ही खा लो। पर खा, जो तूने हरकत की है सबसे पहले उसका स्वाद तू ही चख। आशा की बात सुनकर सभी कंफ्यूज हो गए और वंश बोला, माँ, क्या हरकत की है लिली ने? ये आप क्या बोल रही हो? अरे बेटा, तेरी बीवी ने आज बहुत ही ज्यादा नीच हरकत की है। मुझे पूजा ने बताया कि जब वो रसोई में गई थी तब लिली नेहा की खीर में कुछ डाल रही थी और वो पूजा को देखते ही एकदम से घबरा गई। लेकिन वो क्या था? हो सकता है नेहा भाभी ने ही लिली को कुछ डालने को बोला हो। बेटा, मैं तेरी माँ हूँ,
बिना सोचे समझे किसी को कुछ नहीं बोलती। पूजा के बताते ही मैं रसोई में गई और चेक करके आई कि लिली ने क्या मिलाया था। और पता है, तुम लोग यकीन नहीं करोगे, इसने अपनी तारीफ करवाने के लिए बेचारी नेहा की खीर में नमक मिला दिया। क्या? हाँ, अब तू ये गुनाह अपने मुंह से कबूल करेगी बहू या नहीं? वो भाभी, मैंने आपको साफ साफ हंसते और नमक मिलाते देखा था, तो अब आप झूठ नहीं बोल सकती हो। हाँ, मैंने नमक मिलाया था और मैं इस बात पर जरा भी शर्मिंदा नहीं हूं। इस जैसी भिखारी लड़की के साथ ऐसा करके मुझे जरा सा भी दुख नहीं हो रहा है। ऐसे बोलकर लिली अपने कमरे में चली गई। पहले ही दिन अपनी अंग्रेजन बहू के ऐसे तेवर देख आशा अपना सर पकड़कर बैठ गई। अभी लिली कमरे में गई ही थी कि तभी उसके जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। हे भगवान, क्या हुआ? सभी खाना छोड़कर तेजी से लिली के कमरे में की तरफ भागे और कमरे में देखते ही सभी की आंखें फट गई। वहां कमरे में एक बहुत ही बड़ा काला नाग था जो धीरे धीरे लिली की तरफ ही बढ़ रहा था। मुझे बचाओ। हे भगवान, कितना बड़ा नाग! अरे राम, वंश कुछ करो। मैं जल्दी से कोई डंडा लेकर आता हूँ। वंश, तू भी आ। राम और वंश डंडा लेने चले गए। पता नहीं ये सब कब लौटेंगे। ये नाग कहीं लिली को काट ना ले। लगता है कि अब मुझे ही कुछ करना होगा। ऐसे बोलकर नेहा कमरे में चली गई और उस नाग का ध्यान भटकाने लगी। आजा नाग, मेरी देवरानी को छोड़ दे। नाग लिली को छोड़कर नेहा की तरफ बढ़ने लगा और लिली जल्दी से भागकर बाहर आ गई। नेहा ने वहीं पास से एक तकिया उठाया और उस नाग के ऊपर रख दिया। नाग राजा, अब कहाँ जाओगे? नेहा के ऐसा करते ही राम और वंश आ गए और फिर उन्होंने उस नाग को डंडे पर पकड़ लिया और उसे बाहर छोड़ दिया। इस सब के बाद लिली को अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। जेठानी जी, मैंने तो आपके साथ कितना गलत किया और आपने। कोई नहीं, आई एम सॉरी नेहा जेठानी जी, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। देखा तूने बहू, जिसे तूने अपनी दुश्मन समझा था, आज उसी ने तेरी जान बचाई है। अब आगे से कभी एक दूसरे से बैर मत रखना, क्योंकि वक्त का पता नहीं हमें कब किसकी जरूरत पड़ जाए। अपनी सास की बात सुनकर लिली ने गर्दन हिलाई। अब उसे अपनी गलती महसूस हो चुकी थी। उसने फिर कभी आगे से नेहा से बेवजह नफरत नहीं की और सभी मिलजुल कर रहने लगे थे।